देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात की जाएगी बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। जहां पर एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों जो है लगातार अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर रहेगी जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। एक दाऊदी बोहरा समुदाय प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। पूरा समुदाय पीएम मोदी के साथ मिले और जो वक्फ कानून इस वक्त लगातार सुर्खियों में है उसको लेकर बातचीत हुई है। तो बिल्कुल इसी बीच बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय तोड़कों को सम्मानित करना ठीक नहीं है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। इधर आज जुम्मे का दिन है, शुक्रवार का दिन है। ऐसे में आज पूरे देश में संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल इसी बीच अब बात एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर अपराधियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अब सख्त रुख अपना रही है और पुलिस प्रशासन एकजुट होकर काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले बात की जाएगी बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी है। लगातार हमने आपको अपडेट किया किस तरीके से महागठबंधन की बैठक हो रही है और बैठक होने के बाद तमाम स्थिति जो है वो अब साफ हो चुकी है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से मुख्य चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव रहने वाले हैं। कैंपेनिंग से लेके मुख्यमंत्री का जो मुख्य चेहरा रहने वाले हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे। बिल्कुल देखिए, लेकिन फिलहाल सियासत गर्म हो चुकी है। जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत तेज हो रही है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार को पीछे धकेलने का काम किया गया है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। अब बिहार को अगर आगे आना है तो तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि इस सरकार को खत्म करना होगा, नई सरकार को लाना होगा, लेकिन उसके लिए लोग तय करेंगे। एक लोकतांत्रिक जो सेटअप है उसके अंदर लोग अपना अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव होंगे उसके बाद ही साफ होगा कि बिहार में कौन सरकार बनाएगा। लेकिन फिलहाल शिफन अभी काफी देर है, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई ऑफिशियल कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जमीन बनाने के लिए, वो अपना अपना फाउंडेशन तैयार करने के लिए अभी से लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल के अपने शासन में सुशासन रटते रहे, लेकिन बिहार को हर सकारात्मक सूची में लगातार पीछे और ज्यादा पीछे धकेलते रहे। इसी के साथ अब बिहार को अगर आगे आना है तो देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में समानता पाना होगा। तो ये तमाम बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने कही। अब तेजस्वी यादव जो है वो मुख्य धारा के अंदर आ चुके हैं और इसी बीच में वो मुख्य चेहरा भी रहने वाले हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए, जिस तरीके से हमने आपको लगातार अपडेट किया कि कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में सामने आना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आरजेडी जो कि एक रीजनल पार्टी है बिहार में, और अगर तेजस्वी यादव की बात करें, उनके पिता हो या फिर उनकी माताश्री हो, लगातार उनका होल्ड पूरे बिहार में बहुत ज्यादा है, जिसके चलते अब उन्होंने भी बिहार की कमान संभालने की कोशिश की है। तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। लोगों ने विश्वास किया आप पे, वोट किया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ज्यादा सांसद भेज के दिए, इतने दर्जन भर मंत्री बना के रखे बिहार में। क्या किया बिहार के लिए? एक काम बता दे, एक उपलब्धि बता दे इनके मंत्री, या इनके 20 साल की जो डबल इंजन की सरकार
जिसका नेतृत्व मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं, एक काम बताए जिसमें बिहार, सकारात्मक काम बताए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। 20 साल में ऐसा कोई काम किया हो तो? हर चीज में पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे बिहार पीछे, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे, किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। तो कोई काम इन लोगों ने 20 साल तक नहीं किया। हम तो पूछते हैं कि बिहार को आपने क्या क्या दिया 11 साल में और गुजरात को क्या दिया, जरा इसका आप हिसाब किताब दे दीजिए। जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है, और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं। हम यहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा कर। तो देखिए, आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि तुलना अगर पिछले 10 सालों की करें तो आप देखिए गुजरात में कितना विकास हुआ है और बिहार में कितना विकास हुआ है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ वादा खिलाफी कर रही है, बिहार के साथ जो है वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है, और अब जाकर इस सरकार को हटाना होगा, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी से एक मुलाकात हुई है, एक समुदाय की मुलाकात हुई है। समुदाय का प्रतिनिधिमंडल उनके पास पहुंचा, दाऊदी बोहरा का ये प्रतिनिधिमंडल उनके पास पहुंचा, और वक्फ संशोधन अधिनियम जो सरकार की तरफ से दोनों सदनों के साथ पेश और पास करवाया गया, उसके बाद कानून ये लागू करवाया गया, उसको लेकर ये मुलाकात हुई। और इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसका धन्यवाद भी किया है, आभार भी प्रकट किया है। शिफा, तो बिल्कुल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन से मुलाकात की है। इस बैठक में समुदाय के नेताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और इसे अपने वर्षों पुरानी मांग पूरा होने के रूप में देखा है। आपको बता दें कि ये एक मुस्लिम बाहुल्य एक समुदाय है, जिसके अंदर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट जो कानून अब लागू हो चुका है, अब हम इसे बिल नहीं कहेंगे, एक कानून बन चुका है, कानून को लेकर जो एक संतुष्टि जाहिर की गई है। उन्होंने पीएम के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के जो उनकी फार साइटेडनेस है, जो उनका एक दृष्टिकोण है, उस पर भरोसा जताया है। यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का, और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है, और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो, लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिजी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो देखिए, ये प्रतिनिधिमंडल दाऊदी बोहरा का प्रतिनिधिमंडल है, समुदाय से जुड़ा, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। वक्फ कानून बनाने को लेकर उनका आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि
वक्त का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर आना जरूरी था। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। तीसरा, ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन, वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर इज गेटिंग मच मोर अमाउंट देन द डेली न्यूज़पेपर्स, and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है। राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी। मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो, इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं? वायदे भी फर्जी, इनके नेतृत्व भी वैसा, आंकड़े भी फर्जी, और अब क्या किराया भी फर्जी है? क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्रा मोचन स्कीम बन गई है? एंड एज आई सेड अर्लियर, इज इट अ एटीएम फॉर कांग्रेस पार्टी, where Congress ruled governments are giving money or depositing money through the advertisement? और जहां तक राहुल गांधी जी अपना खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब ये कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है? और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक दल ऐसे लोन दे सकता है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या सेक्शन 25 कंपनी हो? सवाल एक और इसके सामने खड़ा होता है। आजादी से पहले का न्यूज़पेपर है, 1000 से ज्यादा इसके शेयर धारक थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने लोन ही माफ करना था तो एजीएल का क्यों नहीं माफ किया? यंग इंडियंस बनाकर एक परिवार की 76% हिस्सेदारी हो जाती है। कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 38% इसके शेयर धारक बनते हैं। यानी कि यंग इंडियंस के
टोटल कंट्रोल 76% हिस्सेदारी जब एक परिवार के पास, 2 लोगों के पास आ जाती है तो कांग्रेस पार्टी इसका लोन माफ कर देती है। अगर ये 1000 लोगों के पास एजीएल रहती तो शायद उतने लोगों का ऋण माफ होता। देखिए, अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर, और नेशनल हेराल्ड का केस जो इस वक्त कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और कहा है कि वो एटीएम कांग्रेस का बन चुका है। देखिए, एक बड़ी खबर, पंजाब में ऐतिहासिक मिशन शुरू हो गया है। भगवंत मान सरकार करेगी 15,000 तालाबों की सफाई। ये एक बहुत बड़ा मिशन पंजाब सरकार की तरफ से शुरू किया गया है। 4,573 करोड़ का ग्रामीण नव जागरण ये मिशन होगा और ये इतनी लागत इन प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पर जो है वो खर्च की जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पंजाब में ऐतिहासिक मिशन शुरू किया गया है और जितने भी वहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उनको साफ किया जाएगा। भगवंत मान सरकार ने जो है ये एक बड़ी घोषणा की है, जहाँ पर 5,000 के करीब जो तालाब है उनको साफ किया जाएगा। गांव की तस्वीर बदलने में पंजाब सरकार जुटी है। शहरों के विकास की सब लोग बात करते हैं, लेकिन अभी तक 1062 तालाबों से पानी निकाला गया और 400 से अधिक की सिल्टिंग भी पूरी की जा चुकी है। यानी कि जो वीड ऊपर जमा हो जाता है, जो गंदगी तालाबों के ऊपर जमा हो जाती है, उन्हें साफ किया गया। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद आज फतेहगढ़ साहिब का दौरा करने वाले हैं और ये इस दौरे के दौरान जो है अभी तक ये बताया गया है कि 1062 तालाबों से पानी साफ किया गया है और 400 से अधिक की सेटिंग पूरी हुई है। तो ये ऐतिहासिक फैसला, जैसे हमने कहा कि लगातार शहरों के विकास की सभी बात की करते हैं, शहरों को कैसे साफ रखा जाए, नई बिल्डिंग्स का निर्माण कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की एक नई पहल सामने आई है गाँव को साफ स्वच्छ रखने के लिए। और खास तौर पर पंजाब जो नाम 5 आब यानी कि 5 रिवर्स के नाम से जो पंजाब का नाम बना है, अब उन्हीं वाटर बॉडीज को साफ करने का काम पंजाब सरकार करेगी। सिर्फ ये 5 रिवर्स ही नहीं, जो छोटे छोटे तालाब हैं अलग अलग गाँव में, गली कूचों में, उनको भी साफ करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 10 से 15 साल से अपेक्षित सफाई अभियान शुरू किया है। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का फतेहगढ़ दौरा भी होगा इसी से संबंधित, और अधिकारियों को सफाई कार्य तेज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से। और 400 से अधिक का सिल्टिंग जो है वो पूरी कर दी गई है और कुल मिलाकर 15,000 ऐसे तालाब होंगे जो साफ किए जाएंगे, जो स्वच्छ किए जाएंगे और जिनका पानी इस्तेमाल किया जाएगा कहीं के लिए, या सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बाकी अन्य साधनों के लिए। तो कुल मिलाकर जो वाटर बॉडीज को साफ करने का एक जरिया या एक बात, एक चर्चा, जो सियासी चर्चा होती थी देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा है, उसके सबसे बड़ा उदाहरण यमुना है दिल्ली के अंदर, जिस पर चर्चा भी हुई, जिस पर पूरे चुनाव लड़े गए। तो कुल मिलाकर पंजाब ने ये बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें वक्फ कानून को लेकर, जहां पर कानून बनने के बाद आज दूसरा जुमा है, दूसरा शुक्रवार है और इसी को लेकर दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत देश भर में अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पिछले जुम्मे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी और इस तरीके की घटना फिर से ना पेश आए, जिसको लेकर कि एक कड़ा जो संज्ञान है वो लिया गया है और दिल्ली, यूपी, बंगाल समेत देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस बल की तैनाती की गई है और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहाँ पर बेहद ही मुस्तैदी से काम किया गया है। पिछले जुम्मे में एक इलाका है जहाँ पर की हिंसा भड़की थी और इस तरीके की मामला जो है वो फिर से ना पेश आए, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर अगर बात करेंगे सोशल मीडिया से सड़कों तक, सड़कों से सदन तक और संसद से लेकर के हर जगह पर हमने देखा किस तरीके से इसके अगेंस्ट कुछ लोग नजर आए और बंगाल में तो कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वक्फ कानून बनने के बाद आज दूसरा जुम्मा है और इसको लेकर कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और कई अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर कि पुलिस बल की अधिक तैनाती जो है वो कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्फ कानून बनने के बाद विरोध देखा गया था, विरोध की आग सुलगी थी। बंगाल में इसका सबसे बड़ा विरोध और हिंसा देखी गई। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया लेकिन वो हिंसा में तब्दील हुआ। 3 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई, उसके बाद कुछ पुलिस वाले घायल हुए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब दूसरे जुमे के दौरान में
हर जगह प्रशासन सतर्क है, हर राज्य की सरकार इस पर नजर बनाए हुए। संदीप गोयल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। संदीप, आज दूसरा जुमा है और चूंकि वक्फ कानून बनने के बाद जो स्थिति है वो बदली थी कुछ राज्यों में, बंगाल में एक बड़ी हिंसा भी हुई थी, किस तरह की आज सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए शीतल, देखिए जुम्मे की नमाज है और आज जुम्मे की नमाज के साथ साथ पुलिस की जो है अलर्ट पुलिस को किया गया है मस्जिदों के बाहर, धार्मिक स्थलों के बाहर। और आज जो है दूसरा कह सकते हैं कि जुम्मा है। जिस तरह से वक्फ कानून पास हुआ था उसके बाद पहले जुम्मे पे हमने देखा था कि किस तरह से जो है मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ, वहाँ पर हिंसक झड़पें हुई और वहाँ पर जो है विरोध के स्वर देखने को मिला। हालांकि जब वक्फ बिल पर जो है जो संसद में इस पर चर्चाएं चल रही थी उस दौरान भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली इस तरह के जो राज्य हैं वहाँ पर मुस्लिम समुदायों की ओर से मस्जिदों के अंदर जो नमाज अदा की गई थी उसमें काली पट्टियां जो है बांध कर नमाज अदा की गई थी। हालांकि ज्यादा विरोध दर्ज नहीं कराया गया था, लेकिन यहाँ की काली पट्टियां बांध कर नमाज अदा की गई थी। लेकिन आज का दिन है और अब से कुछ ही देर बाद जो है नमाज अदा करने के लिए जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो मस्जिदों में रुख करेंगे। तो उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ बात हो सकती है या कुछ ऐसी अप्रिय घटना ना आ जाए, कोई हिंसा वहाँ पर झड़प ना हो जाए, कोई ऐसा विवाद खड़ा ना हो जाए, इसके लिए जो है पुलिस की अलग अलग मस्जिदों के बाहर जो है धार्मिक स्थलों के बाहर जो है पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और सभी जो राज्य हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो उससे पहले ही तैयार रहे और कोई भी हिंसक झड़प या इस तरह का प्रदर्शन ना हो, इसके लिए भी पूरी पुलिस जो है वहाँ पर तैनात की गई है अलग अलग जगहों पर। संदीप, लेकिन ये समझना कितना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल अगर सरकार कुछ भी काम लाती है वो जन कल्याण के लिए लाए जाते हैं, तो कुछ लोगों को समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि शायद ये उनके कल्याण के लिए हो सकती है। इस वक्त उन्हें समझ ना आ रही हो, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता उनके कल्याण के लिए, उनके हित में ये बड़ा फैसला हो, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार सभी का हित ही सोचेगी। देखिए बिल्कुल, जब सबसे बड़ी बात जो सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि कैसे गरीब परिवारों की जमीनों को वक्फ में शामिल कर दिया जाता है, इसको समझना इतना जरूरी है कि किसी अगर महिला को अगर किसी का पति गुजर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो उसकी जमीन जो है वो वक्फ के नाम कर दी जाती थी। इस तरह की जो है गुंडागर्दी कहें या कहें कि जो बड़े धार्मिक जो मौलवी या गुरु होते थे उनकी ओर से इस तरह की जो है स्थिति पैदा कर दी जाती थी कि वो जमीन अब वक्फ के नाम कर दी जाती है। तो ऐसे में जो गरीब परिवार हैं उनके पास कुछ नहीं बचता था। तो अब इस पर लगाम लगेगी, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और ये कह दिया जाता था कि आपने ये जमीन है ये दान कर दिया है, लेकिन अब जो दान करता होगा उसको पेपर वर्क पूरे कराने होंगे, रजिस्ट्री जिस तरह से होती है जमीनों की उस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही दान होगी। और इन्हीं चीजों का कहीं ना कहीं विरोध है और ये लोग वो लोग हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी जो वक्फ की जमीन है वो लगातार उसको किराए पर देने का काम करते हैं बड़ी पार्टियों को या बड़ी फैक्ट्रियों को या कोई बड़े घरानों को, और उससे अच्छा मोटा मुनाफा जो है वसूलने का काम करते हैं और कुछ आमदनी उसकी जो है दिखाते हैं जिसको दान के रूप में देने का काम करते हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर समझा जाए जो जमीनी हकीकत बयां करती है उसके मोटा रकम जो है उन लोगों से बस। क्योंकि पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए सरकार को जवाब मांगा है, सरकार जवाब देगी तो उसके बाद 5 दिन के बाद जिन्होंने याचिका दायर की है उनको भी जवाब देना है और 4 मई को ये अगली सुनवाई होनी है। क्या तब तक माहौल पूरी तरह से शांत रहने वाला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है उससे सरकार तो बैकफुट पर नजर आ रही है अभी तक अंतरिम फैसले के बाद। देखिए सरकार जरूर बैकफुट पे नजर आ रही है या कहें कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार होगी, लेकिन उससे पहले जब तक हम देखें कि तुषार की ओर से जो सेक्रेटरी जनरल थे उनकी ओर से केंद्र सरकार की ओर से जो बयान आया था उसमें कहा गया था रजिस्ट्रेशन 1995 से लागू किया गया है और ये कोई नया फैसला नहीं है। इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था और उनके रजिस्ट्रेशन कराने जरूरी थे और आज भी इसी कानून में इस तरह की बात कही गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी चिंता जो जताई थी वो हिंसक प्रदर्शनों को लेकर थी और उन्होंने कहा कि हम सुनवाई कर रहे हैं, हिंसा की जरूरत नहीं है और ये मामला विचाराधीन कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को शांति बनाए रखने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि विरोध है और विरोध चल रहा है, लेकिन आज किस तरह का विरोध देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ कहे कि जिस तरह से पिछली बार हमने जिक्र किया कि जो मस्जिदों में नमाज अदा की गई थी उसमें काली पट्टियां बांध के की गई थी,
तो ये भी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पुलिस अलर्ट पर है। कोई ऐसी बात अगर इस तरह की स्थिति होती है तो उसको निपटने के लिए भी प्रशासन तैयार है, लेकिन हाँ, शांति की अपील जरूर की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो तब तक इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी बात अब ये सामने आई है कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो बिल है उसको लेकर के जब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो उन तमाम चीज़ों को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि वक्फ कानून के बाद जो आक्रोश मुस्लिम समुदाय में देखा जा रहा था उसको लेकर फिलहाल आज दूसरी ये जुमा है कानून बनने के बाद। पहली जुमा पर मुर्शिदाबाद में इसको लेकर हिंसा हुई थी, उसका जो पूरी तस्वीर है वो हमने आपके सामने रखी थी, पल पल की जानकारी भी दी थी। लेकिन फिलहाल आज दूसरा जो जुमा है वो देखा जा रहा है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और बड़ा बयान, विपक्ष पर फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसे हैं। राष्ट्रतोड़कों को सम्मानित करना ठीक नहीं है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सम्मानित करना मतलब एक नई समस्या खड़ी करना। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद घटना को लेकर ये निशाना साधा गया है और विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से भड़के हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यूपी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्हें वो भी आप सुनिए। बिल्कुल, देखिए मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ताबड़तोड़ हमले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसके लिए डंडा चलाना पड़ता है। यानी अपराध को ठीक करने के लिए, अपराधियों को सुधारने के लिए जो भी लोग जहां से भी जिस भी समुदाय जिस भी पक्ष से जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो हमेशा इस समाज को बरगलाने की, युवा को बरगलाने की या समाज में शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों को लेकर। और फिलहाल इसी को लेकर यह बयान दिया गया है और इस पर हमारे साथ शिव प्रताप सिंह लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास जाकर इस पर जानकारी भी लेंगे। शिव प्रताप, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है क्योंकि मामला बहुत गर्म है इस वक्त देश में। शिव प्रताप, आवाज आ रही है आपको? जी, अपना सवाल तो जी बोलिए बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है, शिव प्रताप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की घटनाओं के दौरान विपक्षियों ने मौन साध रखा था, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी कड़ा पलटवार किया है और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि विपक्षियों की जो विचारधारा है ये साफ तौर पर दर्शाती है कि जिस तरीके से हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है या इस तरीके की कोई घटना होती है तो विपक्षी पूरी तरह से मौन साध लेते हैं। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया है और कहा कि पिछली जो सरकारें थी, विपक्ष के तमाम लोग थे, उन्होंने कभी भी हिंदूवादी किसी भी ऐसी घटनाओं को लेकर के कुछ भी नहीं कहा। वहीं अखिलेश यादव पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे 15,000 करोड़ की राशि बताई थी कि खर्च होगा, वहीं जब भाजपा सरकार आई तो उसमें मात्र 11,000 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया और बाकी के अगर पैसे अगर भाजपा सरकार न आती तो जो बाकी के पैसे हैं वो लंदन के होटलों में जाते। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे देश में वक्फ कानून को लेकर जो विरोध हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये जो नीति है वो साफ है, जो विजन है वो साफ है कि किसी भी प्रकार से देश में जो इस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं या देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका बिल्कुल भी सम्मान नहीं होना चाहिए। ये एक नई समस्या हम देश के लिए खड़ी कर रहे हैं। चलिए, शिव प्रताप की आवाज़ फिलहाल कट चुकी है और दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है, खासतौर पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, और यही वजह है कि इस वक्त सियासत भी इस पर तेज है।
आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ सरकार अब सख्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, क्रिमिनल सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग टीम का गठन कर दिया गया है और अपराधियों की निगरानी के लिए ईगल मोबाइल का गठन किया गया है। तो आपको बता दूं कि लखनऊ के 51 थानों में टीमों का गठन कर जो अतिरिक्त पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अपराधियों के खिलाफ अब यूपी सरकार एक्टिव हो चुकी है और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नई नई चीजें क्राइम को रोकने के लिए आगे लाई जा रही हैं और यही वजह है कि अब अपराधियों की निगरानी के लिए ईगल मोबाइल का गठन किया गया है। ईगल मोबाइल के जरिए अपराधियों को पहचाना जाएगा, उनका सत्यापन, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, हर चीज हर पहलू पर उन्हें जांचा जाएगा। ये क्रिमिनल सर्विलांस और मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है और अभी फिलहाल लखनऊ के 51 थानों में टीमों का गठन कर इनकी तैनाती भी हो चुकी है। पूरी हम जानकारी आपको बताएंगे। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने अपराधियों की निगरानी और डोजियर तैयार करने के लिए टीम का ये गठन किया है। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी है और ईगल मोबाइल का जो काम है, जो गठन है, वो क्या होगा, किस उद्देश्य के साथ इसको तैयार किया गया है? उमेश, शीतल, बिल्कुल अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस है वो पूरी तरह से, आप देखिए कि ईगल सिस्टम के जरिए अपराधियों का सत्यापन होगा, उनकी मॉनिटरिंग होगी और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जितने भी बड़े अपराधी हैं उनकी मॉनिटरिंग ये टीम करेगी और कहीं ना कहीं इस टीम में तमाम जो सिपाही हैं, दीवान हैं, उनको रखा गया है और इस टीम का खुद इस टीम की जो मॉनिटरिंग है डीसीआरपी से होगी और जो डीसीपी क्राइम है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिए कि राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही है और डोजियर तैयार किया गया है, यानी हर एक अपराधी का सत्यापन करेगी ये पूरी जो टीम है, वो निगरानी करेगी कि वास्तव स्थिति क्या है उस अपराधी की जो जेल से छूटा है, उसकी कार्यशैली क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है। यानी अब पुलिस से उसकी दिनचर्या, उसकी कार्यशैली बच पाना मुश्किल होगा और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ये चाहती है कि लगातार जो अपराधी हैं उनको कंजे में लिया जाए, उनके हर गतिविधि की नजर पुलिस पे रहे ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई आपराधिक बड़ी घटना होती है तो उसका कहीं ना कहीं अपराध का खुलासा करने के लिए जो सत्यापित जो टीम है जो गठित की गई है उससे आसानी हो कि जो अपराधी है उसकी गतिविधि क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, उसकी वास्तु स्थिति क्या है। यानी अब जितने बड़े अपराधी हैं वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे। जी उमेश, पुलिस को ये कितना आसानी देगा, कितना सहायता देगा और खास तौर पर तकनीकी रूप से ये कितना सशक्त है और इसका सीधा सीधा जो साधारण शब्दों में अगर पूछें तो पुलिस को इसकी कितनी सहायता मिलेगी, कितना आसान होगा उन अपराधियों तक पहुंचना जो समाज में इस तरह से गुंडागर्दी या बाकी क्राइम्स को अंजाम देते हैं? देखिए शीतल, बिल्कुल ये टीम इसीलिए गठन इस टीम का हुआ है कि जो अपराधी हैं उनका सत्यापन हो और ये टीम पूरी निगरानी करेगी। आप ये कह सकते हैं कि जो भी अपराधी हैं जो पुलिस के रजिस्टर में जिनका अपराध दर्ज है वो अब निगरानी भी पुलिस की निगरानी रहेगी उन पर, आखिर उनकी स्थिति क्या है, मौके पे उनकी गतिविधि क्या है, क्या वो वाकई समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं या पुराने ही अपराध को कारित करने में लगे हैं। यानी जब मॉनिटरिंग होगी तो लाजमी है कि जो इनका नेटवर्क होगा, जो इनका पूरा कनेक्शन होगा वो ध्वस्त होगा और कहीं ना कहीं अगर कोई अपराध ये करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस उनको जद में लाएगी, कार्रवाई के जद में आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी फिलहाल उमेश ने दी है। ईगल मोबाइल का जो इस्तेमाल वहां पर होगा वो उन अपराधियों की वेरिफिकेशन, उनका सत्यापन होगा जो सक्रिय होते हैं और उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे जो इस वक्त उत्तराखंड से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार घुसपैठ को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि घुसपैठ करने वालों के खिलाफ ड्राइव चलाई जाए और इसी ड्राइव चलाने को लेकर ये फिलहाल निर्देश दिए गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हैं, जो फर्जी आइडेंटिटी बनाते हैं, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये खुद दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से साझा किए गए। बिल्कुल, आपको बता दें उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर
रह रहे जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ सीएम धामी ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और पुलिस को कहा है कि आप लोग भी सही ढंग से काम कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड जो है माफ कीजिएगा उत्तराखंड जो है वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदेश के रूप में जाना जाता है, शांतिपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता है। सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी देवभूमि उत्तराखंड के नाम से प्रचलित है और इसकी छवि खराब करने के लिए कुछ लोग शरारती तत्व जो हैं वो क्राइम्स को अंजाम देते हैं, उन पर एक फुल स्टॉप लगाया जाए और उनके मंसूबों को नाकाम किया जाए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी आपको सुनाएंगे। धनराज गर्ग इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज का जो बास्केट है वो उत्तराखंड बन गया है। अवैध रूप से वहां पर अतिक्रमण होना, अवैध रूप से मदरसे चलाना, अवैध रूप से घुसपैठ करना, ये तमाम बड़ी चीजें हैं जिन पर अब सरकार नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है। धनराज, ये बड़ी चीजें हैं जिस पे बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से पिछले ही दिनों में लिया गया है, चाहे वो अवैध तरीके से घुसपैठ हो उनको लेकर निर्देश आए, अवैध मदरसे काफी वहां पर एक्टिव थे, सक्रिय थे, जिनको लेकर सरकार ने अपनी तस्वीर साफ कर ली है और बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगली उत्तराखंड के अंदर हो रही हैं। लेकिन ये सरकार कितनी इस पर कंट्रोल करने के लिए अभी से प्रतिबद्ध नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के साथ एक बैठक की है और बैठक में साफ तौर पर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर कुछ शरारती तत्व या घुसपैठिए आकर कहीं ना कहीं यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को दिए हैं। और इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में मदद करते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर आप देखते होंगे कि लगातार चाहे लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर अवैध मदरसे हों, तमाम चीजों पर कहना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहने की कार्रवाई की गई है और इससे कहना कि ये संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देने का काम किया है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी तरह की जो आपत्ति है यानी कि शरारती तत्व है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर जरूर की जाएगी। लेकिन धनराज, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि उत्तराखंड की छवि जो है वो बिल्कुल देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। सिर्फ देश ही नहीं, कई बाहर के राज्यों में, बाहर के जो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे तो इसको देवभूमि कहा जाता है। कई देवस्थान है यहाँ पर, 4 धाम यात्रा यहाँ पर होती है और इस एरिया को शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो यहाँ पर सुव्यवस्थित किया जाता है। तो ये छवि खराब ना हो, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, सीएम धामी जो है वो लगातार उनकी सरबराही में, उनकी अध्यक्षता में काम किया जा रहा है। अब क्या कुछ लगता है कि जब निर्देश सीएम धामी की तरफ से एक बार फिर से सख्त रुख अपनाने की बात कही जा रही है तो कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं जमीनी स्तर पर इससे? बिल्कुल शिल्पा, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर देवों को बात भी है कि आप देखते होंगे 4 धाम यात्रा यहाँ पर है और कई देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन पर अब सख्त रवैया अपनाने का फरमान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सुनाया गया है कि जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनको बख्शा ना जाए, उनको तुरंत पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और हम देखते भी हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है इस तरह की कार्रवाई भी करता हुआ नजर आता है, चाहे वो नशे के खिलाफ हो या फिर शरारती तत्वों के खिलाफ हो या फिर आपराधिक गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ हो। तमाम लोगों के साथ कहने के प्रशासन कहने के कार्रवाई करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि लगातार बदमाशों के पैरों में गोली मारकर कहना कहीं लंगड़ा अभियान चलाने का प्रशासन के द्वारा किया गया है। लगातार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ ही जो नशा तस्कर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसी तरीके से अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन कहने के ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा जो नशा उत्तराखंड के अंदर बेचने का काम करते हैं या फिर आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं या फिर कहा जाए जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कहने की कठोर कार्रवाई जरूर पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी बात यह है अगर इलीगल एक्टिविटीज होती भी हैं तो उनमें किसका संरक्षण होता है, किसकी छत्रछाया में ये होती हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा पहलू है। उसको कितना सरकार गंभीरता से ले रही है
वो सबसे जो एक बड़ी चुनौती है वो हमेशा हर सरकार में रहती है, प्रदेश सरकार में हो या केंद्र सरकार में हो। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुरुग्राम के तौर पर रहेंगे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सैनी बैठक करेंगे। अब लगभग 20 मिनट का और समय है जब ये मुलाकात होगी। उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बिल्कुल, आपको बता दें कि बजट को लेकर सीएम का धन्यवाद उद्योगपति करने वाले हैं और जब वो गुरुग्राम पहुंचेंगे तो इस दौरे के दौरान जो तमाम उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तमाम उनके हित में बड़े फैसले लेने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 12 बजे का ये समय निर्धारित किया गया है। कुछ ही मिनट शेष रह चुके हैं और लगातार हरियाणा सरकार काम कर रही है, चाहे किसान है, महिला है, युवा है या फिर बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, सभी लोगों के हित में काम किए जा रहे हैं। और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर कई बड़ी उम्मीदें जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी से है और तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई। लोगों की हर उम्मीद पर खरा उतरने का काम, हर प्रयास जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी कर रहे हैं और आज वो गुरुग्राम के दौरे पर रहने वाले हैं। 12 बजे का ये टाइम प्रस्तावित किया गया है और कई बड़े उद्योगपति इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में शामिल होने वाले हैं। एक और बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय तक ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया जा रहा है, किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे ये प्रदर्शन शुरू होना है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भारतीय जनता पार्टी पे सड़कों पर उतर चुके हैं और नेशनल हेराल्ड मामला, जो कि कांग्रेस लगातार घिरती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले में, चाहे वो सोनिया गांधी है या फिर उनके बेटे राहुल गांधी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इतनी बड़ी उपाधि पर होने के बावजूद भी कई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर है और आज चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरने वाली है भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ये टीम, ये कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के अन्य समर्थक और विरोध प्रदर्शन करेंगे। 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और मुद्दा इनका है नेशनल हेराल्ड केस। चलिए एक और बड़ी खबर पंजाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से वहां पर हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस बीएसएफ ने हथियार बरामद किए हैं। संयुक्त रूप से 14 मैगजीन के साथ 6 पिस्तौल बरामद की गई हैं। अमृतसर के बहावा गांव में एक खेत से ये बरामदगी हुई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सूचना मिलने पर विशेष अभियान भी चलाया गया और 17 अप्रैल 2025 को एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। ये कल देर रात की खबर सामने आ रही है। जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही हथियार है, गोला बारूद है जो बरामद किया गया है। अमृतसर के महावा गांव में एक खेत से ये बरामदगी हुई है। तो आपको पूरी जानकारी दे दें, बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक विशेष सूचना के आधार पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ इनपुट्स जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास थे। सर्च ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप अमृतसर की सीमावर्ती क्षेत्र में 14 मैगजीन के साथ 6 पिस्तल भी बरामद की गई है और यह बरामदगी अमृतसर जिले के महावा गांव से सटे एक कटे हुए खेत से हुई है। तो ये सीमावर्ती इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है और बॉर्डर के इस पार ये तमाम चीज़ें कैसे आई, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस और साथ ही साथ जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर काम कर रही है, उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। चलिए न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।